अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज़ की ब्रेकडाउन। हम जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो इवेंचुअली एब्जॉर्ब होकर ग्लूकोज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ग्लूकोज़ की ब्रेकडाउन करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए, ताकि आगे पायरूवेट एंड प्रोडक्ट है इसका, ग्लाइकोलाइसिस का। फिर पायरूवेट आगे जाकर एनर्जी बनाने में काम आता है। तो हर सब अभी मैंने ना इस पे एंजाइम्स वगैरह नहीं लिखे हुए, और जो एटीपी कहाँ यील्ड होती है इसकी सारी डिटेल्स नहीं डाली, ताकि अब सब फिर इकट्ठा इतना सारा लिखा हुआ ना, फिर अब देख के पहली बार जो पढ़ रहा है वो कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हम सिंपली इसको ऐसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम साथ साथ एंजाइम्स ऐड करते जाएंगे। अब जहाँ जहाँ मेरा पेन होगा वहाँ वहाँ नज़र रखना है आपने। अब सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस होता किधर है? साइटोसोल के अंदर। साइटोसोल मतलब जो साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस होता है, और ये सेल है ना, इसके अंदर जो ये सारा फ्लूइड है ये होता है साइटोप्लाज्म। इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस हो रही है। ग्लाइकोलाइसिस यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों के अंदर होती है। सबसे पहले हमारे पास है ग्लूकोज। सिंपली पढ़ लेते हैं, डिटेल में थोड़ी देर बाद में चल जाएंगे ताकि समझ आ जाए। वो लेक्चर इस तरह थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, लेकिन उसमें समझ तो आनी चाहिए ना। ग्लूकोज ग्लूकोज बाद में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। मतलब फॉस्फेट लगाना इसका, इस पर फॉस्फेट लगाया अब ग्लूकोज के ऊपर, मतलब यहाँ एटीपी यूज़ हुई है। एटीपी होता है ना, एडी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, मतलब उसमें फॉस्फेट होता है, उसने अपना फॉस्फेट दिया इसको, और वो 6 का मतलब है ग्लूकोज की 6 पोजीशन में फॉस्फेट लग गया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब दो डबल एरोस का मतलब है कि ये इंटरचेंजेबल है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज फ्रक्टोज आइसोफॉर्म्स होती हैं, मतलब यहाँ पर कोई एक्ट किया, आइसोमराइजेशन होगी, इस पर कोई आइसोमरेज एक्ट किया। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से नेक्स्ट क्या बनेगा? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, मतलब अब यहाँ पर एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया। अब एक 1 कार्बन नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप है, एक 6 कार्बन नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप है। अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट पे कोई एंजाइम एक्ट करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा G3P के अंदर और DHAP के अंदर। G3P का मतलब होता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, DHAP का मतलब होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब डाई हाइड्रोक्सी हमारा मेन जो हमें काम लेना है ना, G3P से लेना है, इसलिए डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ना, ये भी एक आइसोमरेज से, उसको एंजाइम का उसका प्रॉपर नाम है, वो हम एंड पे देखते जाएंगे। वो G3P में कन्वर्ट हो जाता है। अब G3P आ गया अब हमारा। अब G3P नेक्स्ट किस में कन्वर्ट हो गया? 1,3-बाई-फोस्फोग्लाइसरेट के अंदर। अभी ऐसे सीधा सीधा याद रखें इसको। अब 1,3-बाई-फोस्फोग्लाइसरेट है। अब इसके अंदर से एक फॉस्फेट कुछ निकल गया, पीछे रह गया 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। फिर जो 3 नंबर पे फॉस्फोग्लाइसरेट होता है ना, वो अब 3 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है ना यहाँ पर, अब वो फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा 2 नंबर के ऊपर, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाएगा। अब 2 फॉस्फोग्लाइसरेट से बन गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट, PEP। अब फॉस्फोइनोल पायरुवेट से बन गया हमारे पास एंड प्रोडक्ट पायरुवेट। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स यील्ड करता है। अब हमने इसका ना एक समरी ओवरव्यू देख लिया है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, G3P 1,3-बाई-फोस्फोग्लाइसरेट, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट, PEP और पायरुवेट। ये हमने लिख लिया अब सारे एंजाइम्स, और इनमें जो एनर्जी हासिल होती है, एनर्जी लगती है। अब सब एंजाइम को हम एक एक तरह देख लेते हैं। अब ज़्यादा सारे देख के ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पे मेरी पेंसिल रहेगी वहाँ पे आपने फोकस करना है। जो ग्लूकोज के जो पहले स्टेप्स हैं ना, पहले 3 स्टेप्स, ये होते हैं एनर्जी यूजिंग फेज़, और जो बाद में होते हैं ना स्टेप्स, वो होते हैं एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज़। अब सबसे पहले हम देखेंगे ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, हेक्सोकाइनेज लगेगा। जो काइनेज होता है ना, वो फॉस्फेट को रिमूव भी कर जाता है और ऐड भी कर देता है। हेक्सोकाइनेज लगेगा कि क्योंकि ये हेक्सोज फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ATP कन्वर्ट हो जाएगी ADP में, अपना फॉस्फेट ग्रुप दे देगी। उसके बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा फॉस्फो हेक्सोज आइसोमरेज से। फॉस्फो हेक्सोज ग्लूकोज का मतलब, और आइसोमरेज का मतलब होता है इसने सिर्फ उसकी आइसोमराइजेशन कर दी। बाद में बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से 1,6 बिस फॉस्फेट बना। हमने क्या पढ़ा था? काइनेज एक्ट करता है, फॉस्फेट ग्रुप डालता है, तो ATP यूज़ होगी, ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये PFK1 एंजाइम है। इसका मतलब होता है फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज 1। ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ये याद रखना, जहन में रखिएगा, मैं आगे रेगुलेशन में इसका काम आएगा। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया। अब एल्डोलेज एक्ट करेगा इनके ऊपर, और इनको स्प्लिट कर देगा G3P और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP में। अब हमने पहले पढ़ा था कि हमें चाहिए G3P, तो ये DHAP है, ये भी एक आइसोमरेज की यूज़ कर कर इसको कन्वर्ट कर देगा G3P में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फॉस्फो ट्राइओज आइसोमरेज होगा ये, क्योंकि यहाँ भी ये 3 कार्बन है। ट्रायोज इस वजह से लगा क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है, फॉस्फो ट्रायोज आइसोमरेज। अभी G3P में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखें, अब यहाँ से अब हमने आगे जाना है, अब G3P पे आपने गौर करना है। अब G3P कन्वर्ट होगा 1,3-बाई-फोस्फोग्लाइसरेट के अंदर। अब इसके ऊपर होगी डीहाइड्रोजिनेशन होगी इसकी। G3P मतलब G3P जो मॉलिक्यूल था उसकी डीहाइड्रोजिनेज, मतलब उसने इस हाइड्रोजन निकाल दिया, NAD को हाइड्रोजन मिलेगा, वो NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो बन गया 1,3-बाई-फोस्फोग्लाइसरेट। अब आ गया हमारा एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज़।
1,3-बाईफॉस्फोग्लाइसरेट है, अब वो कन्वर्ट होगा 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में। हमने क्या पढ़ा था, काइनेज ऐड भी करवा सकते हैं फॉस्फेट ग्रुप और रिमूव भी। अब यहाँ 1,3-बाईफॉस्फोग्लाइसरेट है, एक्सपेक्ट करेगा फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज, उसने इसका फॉस्फेट ग्रुप लिया और एडीपी कन्वर्ट हो गया एटीपी में, फिर बन गया 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। अब ये इसकी सिर्फ ना फॉस्फेट ग्रुप का हमने चेंज करें पोजीशन 2-फॉस्फेट फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट करने के लिए, तो एक्सपेक्ट करेगा फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज। लेकिन जो सारे एंजाइम्स हैं ना वो मॉलिक्यूल्स के नाम से ही एंजाइम्स हैं, आपको वैसे ही समझ आ जाएगी। फिर 2-फॉस्फोग्लाइसरेट, और ये हमें भूल गया, यहाँ ना H2O रिलीज होगा, इनोलेज है ना, इसमें से वाटर निकाल देगा और ये बन जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट पीईपी। अब इस पर फिर एक्ट करेगा काइनेज एंजाइम एक, और इसको कन्वर्ट कर देगा पायरुवेट के अंदर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट काइनेज एक्ट करेगा और फिर से एटीपी बन जाएगी। ग्लूकोज, यहाँ 2 एटीपी यूज़ हुए, यहाँ 2 एटीपी बने, 2 एटीपी नहीं बने बल्कि कैसे बने, 4 एटीपीज। क्यों? क्योंकि एक ग्लूकोज बनाता है 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स। ये G3P है ना, ये 2 हैं क्योंकि डाईहाइड्रोक्सी फॉस्फेट भी G3P में कन्वर्ट हो गया ना, तो ये ऐसे कोर अब एक चेन चल रही होती है, तो टोटल बन जाते हैं, टोटल एटीपी प्रोड्यूस्ड इक्वल 4, यूज्ड एटीपी इक्वल टू नेट एटीपी, फिर कितना बचा, 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो ग्लाइकोलाइसिस में जो नेट एटीपी प्रोड्यूस होते हैं वो 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने ना हेक्सोकाइनेज लिखा था, तो एक ग्लूकोकाइनेज भी एंजाइम होता है। ग्लूकोकाइनेज एक्सक्लूसिवली लिवर में होता है, हेक्सोकाइनेज मेजरली उसमें प्रेजेंट होता है इन ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी। हम आगे इसकी रेगुलेशन करेंगे, वो लाजमी सुन लीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हम सारा इसको पढ़ेंगे, इनका डिफरेंस। और अभी ये क्लिनिकल डिस्कस कर लेते हैं कि पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी से क्या होता है। एमसीक्यू आ जाता है, अगर पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी होगी ना तो उससे हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। अब पायरुवेट काइनेज है वो नहीं होगा तो पायरुवेट नहीं बनेगा, पायरुवेट नहीं बनेगा तो आगे पायरुवेट टीसी साइकिल में नहीं जाएगा, टीसी साइकिल में नहीं जाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगी। अब जब एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगी तो सेल्स के अंदर हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि सेल्स के पास एटीपी कम है और सेल्स को फिर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ये एमसीक्यू आ जाता है अक्सर। अच्छा, तो मैंने ना कुछ एडिशंस किए हैं जो हमने पहले पढ़ा था कि टोटल एटीपी प्रोड्यूस होती है 4, 2 यूज़ हो जाती है यहाँ पर, तो पीछे रहेगी नेट एटीपी 2। अब हमने पढ़ा था एक NADH भी प्रोड्यूस होता है। अब मोस्टली बुक्स में लिखा होता है एक NADH 2.5 एटीपी प्रोड्यूस करता है, लेकिन हम लिपन कोड फॉलो कर रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है एक NADH और 3 एटीपी प्रोड्यूस करता है। अब ग्लाइकोलाइसिस है, इससे G3P 2 बनते हैं ना, तो फिर 2 ही NADH प्रोड्यूस होंगे। तो एक NADH 3 एटीपी बना रहा है और तो फिर 2 NADH बनाएंगे 6 एटीपीज, और फिर जो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगी ना उसमें 6 + 2 8 एटीपी बनेंगे एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। अब एनारोबिक की सूरत में होगी एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस जब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी। एनारोबिक का मतलब यही होता है कि ऑक्सीजन ही है, तो उसमें जो पायरुवेट बने ना वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट के अंदर। अब देखिए इसमें NADH है ना, वो NAD में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब H इसका लूज हो रहा है, इसको एंजाइम को सेट करेगा, खुद ही पता चल जाना चाहिए। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा इसके ऊपर, तो उसको लैक्टेट में कन्वर्ट कर देता है। इसमें ये क्यों होती है, ऑफकोर्स व्हेन ऑक्सीजन इज लो ये रीजनरेट NAD करता है। NAD मैं बताता हूँ NAD की क्या सिग्निफिकेंस है, और ये सिर्फ 2 ATPs बनाता है, इससे ज़्यादा नहीं। 2 ATPs इसलिए बनाता है क्योंकि वही सेम स्टेप्स फॉलो कर रहा है, लेकिन एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में ना NADH प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि वो NADH तो NAD में कन्वर्ट हो गया। अब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस क्यों होती है, पायरुवेट है ना, अब वो लैक्टेट में कन्वर्ट होने लग जाता है। अब जो ग्लाइकोलाइसिस को चलने के लिए ना NAD की ज़रूरत होती है, जैसे यहाँ पर है। अब इस स्टेप के अंदर है ना NAD लगा आया और NADH में कन्वर्ट हो गया। अब NAD नहीं होगा तो NADH में कन्वर्ट ही नहीं होगा, और ये एंजाइम है ये इसके अंदर से हाइड्रोजन निकाल ही नहीं पाएगा, ग्लाइकोलाइसिस आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएगी। ये थोड़ा समझने वाला है। अगर NAD नहीं होगा तो ग्लाइकोलाइसिस फिर आगे प्रोसीड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो G3P डीहाइड्रोजिनेज है ना उसने G3P से एक हाइड्रोजन लेके NADH को देना है। अब NAD होगा ही नहीं तो फिर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसीड नहीं करेगी। इसलिए जो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की सिग्निफिकेंस ये है कि ये NAD रीजनरेट करती है, NAD फिर वापस ग्लाइकोलाइसिस में जाता है और ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू होना शुरू हो जाती है। अब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस का इशू भी ये है कि अगर लैक्टेट ज़्यादा बनता जाएगा ना तो फिर लैक्टिक एसिडोसिस करवा देगा। इसके बाद अब हम उसके कर लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस की रेगुलेशन।